20 अगस्त 2024 के दिन अजमेर की एक अदालत ने एक केस में 32 साल बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 32 years later, all 6 accused in the Ajmer sex scandal have been sentenced to life. आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बहुत बड़ी मामले का नाम था अजमेर रेप कांड। कैसे इन अपराधियों ने 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली 100 से अधिक स्कूली बच्चियों का गैंग रेप किया। कैसे ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अजमेर की 6 लड़कियों ने आत्महत्याएं कर ली थी। कैसे महीनों तक अजमेर पुलिस ने इतने बड़े स्कैंडल को दबाकर रखा और कैसे खुला देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। राजस्थान के अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे ही दरगाह में सेवा करने वालों को खादिम कहा जाता है। खादिम मतलब खिदमत करने वाला यानी सेवा करने वाला। दरगाह से जुड़े होने के कारण खादिम परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे। इन परिवारों से आने वाले लड़के उस समय अपनी स्टाइल मोटरसाइकिलों और एम्बेसडर फिएट कारों और ओपन जीप के कारण एक तरह से लोकल सेलिब्रिटी की तरह थे। इसी तरह इन खादिम परिवारों से आने वाले फारूक और नफीस अजमेर यूथ कांग्रेस के टॉप के यंग लीडर्स थे। एक तरह से अजमेर शहर में खादिम परिवारों से आने वाले अमीर लड़कों का जलवा था। इसी अजमेर शहर की अनाज मंडी में भरोसा नाम की फोटो लेबोरेटरी थी जहां फिल्म्स के नेगेटिव पर काम होता था। एक दिन भरोसा लेबोरेटरी के पास ही लोकल पत्रकार संतोष गुप्ता खड़े थे। तभी एक आदमी आता है जिसने इस लेबोरेटरी से 4 रीलें खरीदी, लेकिन उस रील के बदले उसने 4 गुना पैसा दिया। ये देखकर संतोष गुप्ता के मन में सवाल उठता है कि आखिर उस रील में ऐसा क्या खास था जो उसके ग्राहक ने 4 गुना पैसे दिए। इस लेबोरेटरी में ही संतोष गुप्ता का एक दोस्त था। संतोष ने इस रील के पीछे की कहानी को जानना चाहा। शुरू में संतोष के दोस्त ने मना किया, लेकिन संतोष की जिद की वजह से उसने 4 रीलें संतोष को भी दे दी और यहीं से खुलता है आजाद भारत के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग कांड का रहस्य। इन्हीं दिनों यानी साल 1992 में देश भर में राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था। इन रील के मिल जाने के बाद अप्रैल 1992 में संतोष गुप्ता ने अपने अखबार दैनिक नवज्योति में एक खबर छापी। इस खबर का टाइटल था, बड़े नेताओं की बेटियां हैं ब्लैकमेलिंग का शिकार। इन रील्स में इन लड़कियों की कुछ लड़कों के साथ न्यूड फोटोज और वीडियोज थी। अपनी ब्रेकिंग खबर में पत्रकार संतोष गुप्ता ने खुलासा किया कि किस तरह अजमेर में स्कूली लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें खींचकर उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके माध्यम से अन्य स्कूली लड़कियों को भी फंसाया जाता है जिनकी उम्र मात्र 11-12 साल से लेकर 19 साल के बीच है। इन लड़कियों की संख्या करीब 100 से अधिक बताई गई। कई रिपोर्ट्स इन लड़कियों की संख्या 250 करीब भी बताने लगी। कई लड़कियां 11वीं और 12वीं में पढ़ रही थी। पत्रकार संतोष गुप्ता की इस खबर ने खुलासा किया कि किस तरह शहर के अमीर और राजनीतिक तौर पर जुड़े लोग इस स्कैंडल से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे मुख्य आरोपी थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये तीनों ही आरोपी अजमेर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह को संभालने वाले खादिम परिवारों से जुड़े हुए थे। खुद फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। वहीं नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी अजमेर यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी थे। इस खबर के सामने आते ही अजमेर जिले की बार एसोसिएशन के सारे वकील इकट्ठा हो जाते हैं और एसपी और कलेक्टर ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग भी करने लगते हैं। जिस वक्त अजमेर में ये देश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग कांड हुआ, उस वक्त राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। जैसे जैसे ये खबर शहर और देश के अन्य हिस्सों में फैलने लगी, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद लोकल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच अपराधी अपने खिलाफ मौजूद सबूतों को मिटाने लगते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के अनुसार करीब 2 हफ्ते बीतने को थे, लेकिन लोकल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच संतोष गुप्ता ने अपने अखबार दैनिक नवज्योति में एक और खबर छापी जिसका टाइटल था, छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए। इस बार संतोष गुप्ता ने वो तस्वीरें भी छापी जिनके बदले अपराधी इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। संतोष गुप्ता ने अपनी तीसरी खबर प्रशासन के ऊपर छापी जिसका टाइटल था, ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व दे दी थी। संतोष गुप्ता की चौथी रिपोर्ट और अधिक बड़ा खुलासा करने वाली थी जिसका टाइटल था, गृह मंत्री ने 1.5 माह पूर्व अश्लील चित्र देख लिए थे। मतलब भाजपा नेता और राजस्थान के गृह मंत्री दिग्विजय सिंह को इस घटना के बारे में 1.5 महीने पहले ही पता लग चुका था। बावजूद
इसके उन्होंने खुद भी कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच वकीलों का एक समूह जिलाधिकारी अदिति मेहता और एसपी एमएन धवन से मिलता है। इस मीटिंग में तय हुआ कि सभी अपराधियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाएगा। इसी मीटिंग में भाजपा नेता वीर कुमार ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला पुलिस को पहले ही इस घटना के बारे में सूचित कर दिया था, यानी संतोष गुप्ता की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस प्रशासन को इस मामले के बारे में सूचना मिल चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका कारण ये भी माना जाता है कि उस वक्त देश में राम मंदिर आंदोलन के कारण सांप्रदायिक माहौल बना हुआ था। इस कारण प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि ये मामला हिंदू और मुसलमान में न बदल जाए और इसके कारण दंगे न छिड़ जाएं। इस बीच इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने एक ऐसा बयान दिया कि इस मामले को लेकर शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती हैं। आईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ये केस वैसे नहीं है जैसे इसे प्रचारित किया जा रहा है। स्कूली लड़कियों का शोषण नहीं हुआ है। ओमेंद्र भारद्वाज ने दावा किया कि जिन 4 लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए हैं उनका कैरेक्टर सस्पिशियस है। एक तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऊपर से जब आईजी भारद्वाज ने यह बयान दिया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अजमेर में प्रोटेस्ट होने लगती हैं, लोग अपराधियों की अरेस्ट की मांग करने लगे। बड़े कांग्रेसी नेताओं जैसे अशोक गहलोत और रघु शर्मा भी भाजपा सरकार पर अपराधियों को सजा देने की मांग करने लगते हैं। कांग्रेस ने यह भी डिमांड की कि इस मामले की सीआईडी द्वारा जांच की जाए। इस तरह कांग्रेस नेताओं के दबाव में 30 मई 1992 के दिन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। इससे पहले जब प्रशासन को इस मामले की खबर लगी तब अजमेर के डीएसपी नॉर्थ हरिप्रसाद शर्मा की लीडरशिप में एक सीक्रेट इंक्वायरी की गई। शुरुआती जांच करने के बाद डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा ने 30 मई 1992 के दिन एसपी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट को ही आधार बनाकर अजमेर के गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसका नंबर था 107/1992। इसी दिन सीएम भैरव सिंह शेखावत के आदेश के बाद इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया। देखा जाए तो जिस शुरुआती जांच का दिखावा किया गया वो जल्दबाजी में और खाना पूर्ति के लिए ही की गई थी। सीएम के आदेश के बाद ही अजमेर पुलिस प्रशासन ने असली जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया। ये 18 आरोपी इस प्रकार थे: फारूक चिश्ती जो उस समय अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, नफीस चिश्ती ये भी अजमेर यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, अनवर चिश्ती ये जॉइंट सेक्रेटरी था, पुरुषोत्तम उर्फ बबली ये फोटो लैब डेवलपर था, हरीश तोलानी ये भी फोटो लैब का मैनेजर था, महेश लोधानी जो फोटो लैब का मालिक था। इनके अलावा कैलाश सोनी, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अलमास महाराज, इसरत अली, मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टार्जन, शमसू उर्फ माराडोना, जौर चिश्ती, इन सभी 18 लोगों के खिलाफ जांच बैठ गई। अजमेर की गंज पुलिस स्टेशन पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ पहले ही फरार हो गए। सितंबर 1992 में अजमेर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा कर दी। इस तरह कोर्ट में ट्रायल शुरू होते हैं। करीब 148 गवाह पेश किए गए। इस केस के आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही बाहर आते ही कर ली। नसीम उर्फ टार्जन कोर्ट से जमानत मिलते ही फरार हो गया। इसे साल 2010 में जाकर पकड़ा गया। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती को मानसिक रोगी पाया गया, इसलिए उसका केस अलग कर दिया जाता है। एक आरोपी पर धारा 377 के तहत अलग प्रवृत्ति का आरोप था, इसलिए इसका भी केस अलग कर दिया गया। क्योंकि आरोपी ताकतवर परिवारों से थे, इसलिए आरोपियों द्वारा पीड़िताओं और गवाहों को धमकियां दी गई। लोकल मामला होने के कारण बहुत से गवाह अपने बयानों से पलट गए। इसके बावजूद कुछ लड़कियों ने अपनी गवाहियां दी। कोर्ट में कुल 16 पीड़िताओं ने ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज कराए। कितनी? 16 पीड़ित लड़कियों ने। इन गवाहियों का जिक्र कोर्ट ऑर्डर में भी है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस केस की शुरुआत कैसे हुई। दैनिक भास्कर अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उस वक्त दैनिक नवज्योति अखबार के चीफ एडिटर रहे दीन बंधु चौधरी बताते हैं कि अजमेर में एक श्रीहरि रोड है, जहां पर एक कॉलेज था। एक दिन उस नामी कॉलेज के बाहर से एक लड़की रोती हुई जा रही थी। तभी कुछ रसूखदार लड़के गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने उस रोती हुई लड़की को देखा तो वो उस लड़की के पास गए और रोने का कारण पूछा। इस पर उस लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से कॉलेज वाले एडमिट कार्ड नहीं दे रहे। उन लड़कों ने इस लड़की का ढांढस बंधाया और उसकी फीस जमा कर दी। फिर रोज उस लड़की से मिलते रहे। एक दिन उस लड़की को घर छोड़ने के बहाने वैन में बैठा लिया। फिर वो उस लड़की को हटुंडी में अपने फार्म हाउस ले जाते हैं और उसके साथ फिर उन्होंने के दौरान ही उसके साथ कई तस्वीरें उतारी। इसके बाद वो उस लड़की को रोज बुलाते और करते। कुछ दिनों के बाद उन लड़कों ने कहा कि वो अपनी दोस्त को साथ में लेकर आए। पहले तो उस लड़की ने मना कर दिया, लेकिन फोटो वायरल हो जाने के डर से
वो अपनी दोस्त को साथ ले गई। फिर उन लड़कों ने उस लड़की का किया। फिर उन्होंने उन दोनों लड़कियों से और लड़कियों को लाने के लिए कहा। ऐसे ही करके बहुत सारी लड़कियां इस जाल में फंसती गईं। आगे की कहानी इन्हीं लड़कियों द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों पर आधारित है। ये सब कोर्ट के जजमेंट में दर्ज हैं। हमने अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ा, सिर्फ पीड़िताओं के नाम बदले हैं और उनके काल्पनिक नाम बोले हैं ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो। हालांकि कहानी पूरी सच्ची है, जो कोर्ट में सही साबित हुई। कोर्ट में दिए गए बयानों के अनुसार साल 1990 में सुनीता नाम की लड़की अजमेर के सावित्री स्कूल में 12वीं में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शुरुआत से ही उसे राजनीति में आने का शौक था। अपनी इस इच्छा के बारे में उसने अपने फैमिली फ्रेंड से भी बात की। इस बीच दीपक चौधरी नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है। सुनीता को ये उम्मीद थी कि दीपक चौधरी उसे कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई काम दिलाएगा। दीपक ने सुनीता को आश्वासन दिया कि वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से उसकी मुलाकात करवाएगा। एक दिन सुनीता अपनी एक छोटी बहन के साथ दीपक चौधरी और राजेश नाम के एक दूसरे दोस्त के साथ अपने घर से बस स्टैंड के लिए निकलती है। इसी बीच एक सफेद मारुति कार सामने से आती है, जिसमें 2-3 लोग सवार थे, जिनमें से एक का नाम था नफीस चिश्ती और दूसरे का नाम था फारूक चिश्ती। नफीस और फारूक दोनों ही दीपक चौधरी को पहले से ही जानते थे, इसलिए इन्होंने गाड़ी रोकी और दीपक चौधरी को लिफ्ट देने के लिए कहा। दीपक चौधरी मारुति कार में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह सुनीता समेत बाकी लोग भी इस कार में बैठ जाते हैं। इसी दौरान दीपक चौधरी ने इन नफीस और फारूक दोनों का सुनीता से परिचय करवाया। यहीं नफीस ने सुनीता की मदद करने के लिए कहा और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में उसे कुछ काम दिलाएगा ताकि उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो सके। आगे यही होता है। कुछ दिन बाद अनवर चिश्ती नाम का एक आदमी सुनीता से मिलता है और खुद को नफीस चिश्ती का दोस्त बताता है। अनवर चिश्ती ने सुनीता को कांग्रेस पार्टी द्वारा मांगे गए कुछ फॉर्म्स दिए, जिन्हें सुनीता को भरना था। इसके साथ ही अनवर चिश्ती ने सुनीता को एक पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगा। कुछ दिन बाद सुनीता ने सीधे नफीस को ही अपना पासपोर्ट साइज फोटो दे दिया। इसके कुछ दिन बाद जब सुनीता अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी नफीस और फारूक अपनी मारुति कार में आते हैं और सुनीता से मुलाकात करते हैं। इस तरह नफीस, फारूक और सुनीता एक दूसरे को जानने लगते हैं। इस बीच एक दिन जब सुनीता अपने स्कूल जा रही थी, तभी एक बार फिर नफीस और फारूक की मारुति कार उसके पास रुकती है। इस बार नफीस ने सुनीता से कहा कि वो उसे स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन सुनीता को स्कूल छोड़ने के बजाय नफीस और फारूक दोनों उसे एक फार्म हाउस ले जाते हैं। जब सुनीता इस फार्म हाउस पर पहुंचती है तो उसे वहां पहले से ही अनवर और इशरत नाम के 2 और लड़के पहले से ही वहां मिलते हैं। कोर्ट में दिए गए सुनीता के बयान के अनुसार सुनीता नफीस से कांग्रेस पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग की बात करने के लिए एक कमरे में अलग जाती है। वहीं फारूक और अनवर इस दौरान कमरे के बाहर ही रहे। इस बीच नफीस ने सुनीता के साथ किस करना शुरू कर दिया। सुनीता ने इसका विरोध किया और कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर बाद नफीस भी कमरे के बाहर आ जाता है, लेकिन जब सुनीता उस कमरे में अपना दुपट्टा लेने के लिए दोबारा गई तो नफीस दोबारा कमरे में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद नफीस ने सुनीता के साथ जबरन किया, जिसकी डिटेल देने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। पीड़िता सुनीता द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार करने के बाद नफीस ने उसे धमकी दी कि वह इस बात को किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद सुनीता को कार से घर छोड़ दिया जाता है। करीब 7 दिन बाद नफीस अजमेर कलेक्ट्रेट के पास सुनीता से दोबारा मिलता है और दोबारा धमकी देता है कि वह किसी को ना बताए। सुनीता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह माधुरी नाम की एक और लड़की को भी जानती है, जो सावित्री स्कूल में ही पढ़ा करती थी। एक दिन जब वे दोनों साथ जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात नफीस से होती है। नफीस के साथ फारूक और अनवर भी थे। उन्होंने उन्हें रोका और उनसे बात करने लगे। उन्होंने मधु के बारे में पूछा और उसने मधु का परिचय उनसे कराया। कुछ दिनों बाद मधु उसके घर आती है और रोने लगती है। उसने बताया कि नफीस आदि ने उसके साथ किया है और उनकी फोटो भी खींची। उन्होंने मधु से कहा कि अगर वह सुनीता को लाएगी तो वे तस्वीरें वापस कर देंगे। मधु की मदद करने के इरादे से वह उसके साथ गई ताकि तस्वीरें वापस लाई जा सकें। सुनीता आगे बयान देती है कि इस बात के बारे में उसने और मधु ने पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह राजावत को भी बताया, जिन्होंने उन्हें पुलिस की स्पेशल ब्रांच में काम करने वाले श्री सोनी से मिलवाया। उन्होंने वादा किया कि वे इस मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और इस मामले से निपटेंगे। इसलिए उन्होंने सारी बातें क्राइम ब्रांच के सोनी को बता दी।
राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में दर्ज बयान में सुनीता कहती हैं कि इसके बाद कई अज्ञात लोगों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। वे पूछते थे कि उन्होंने यानी माधुरी और सुनीता ने पुलिस को क्यों बताया। आगे सुनीता कहती हैं कि राजेंद्र सिंह राजावत ने एक बार उनसे तस्वीरें वापस लेने के लिए उनके साथ चलने को कहा। इसके लिए वह और माधुरी दरगाह इलाके में गए। जब राजेंद्र सिंह राजावत उनसे थोड़ी दूरी पर थे, तब एक व्यक्ति आया जिसका नाम पुट्टन इलाहाबादी था। पुट्टन इलाहाबादी ने माधुरी से कहा कि जो खेल वे खेल रहे हैं वह खेल उन्होंने पहले भी खेला है। हालांकि इसके बाद भी उसने फोटो नहीं दिए। सुनीता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह 2-3 बार फार्म हाउस गई थी, लेकिन उसके साथ रेप केवल एक बार हुआ और इसके बाद वह फिर कभी फार्म हाउस नहीं गई। उसने एक बार अपने स्कूल में पढ़ने वाली जूनियर लड़कियों मोनिका और निर्मला को भी फारूक और अनवर के साथ फई सागर फार्म हाउस में देखा था। ये वो बयान है जो सुनीता ने कोर्ट में दिए कि किस प्रकार आरोपियों द्वारा स्कूल की बच्चियों को फंसाया जाता था और किस प्रकार अपने सीक्रेट फार्म हाउस पर ले जाकर उनकी तस्वीरें उतार ली जाती थी। इन तस्वीरों का इस्तेमाल ये अपराधी पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए तो करते ही थे, साथ ही इन पीड़िताओं को कहते थे कि वो बाकी लड़कियों से भी उनकी दोस्ती कराए और अगर नहीं कराती हैं तो उनकी अश्लील फोटो वे वायरल कर देंगे। इस तरह से ये एक ट्रैप था जो अजमेर में खेला जा रहा था, वह भी अजमेर चिश्ती दरगाह की देखरेख करने वाले खादिमों के परिवारों से आने वाले लड़कों के द्वारा, वह भी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहते हुए। जिस तरह अजमेर ब्लैकमेलिंग घटना के समय 12वीं क्लास में पढ़ने वाली सुनीता ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए और वे सही पाए गए, उसी तरह माधुरी ने भी इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए और वे सही पाए गए। कोर्ट जजमेंट के अनुसार माधुरी को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था। माधुरी भी सावित्री स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसके बाद वह सावित्री कॉलेज में भी पढ़ने लगी। माधुरी भी सुनीता को अच्छे से जानती थी और वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। जनवरी 1991 के वक्त दोनों अपने स्कूल एक साथ जाया करती थी। इसी दौरान सुनीता ने उसे नफीस, अनवर, सलीम, फारूक और इशरत से मिलवाया। इन लोगों से मिलवाते समय सुनीता ने माधुरी को कहा कि वे बहुत अच्छे लोग हैं और उसके भाई के जैसे हैं। सुनीता ने बताया कि ये सब उसके पिता के दोस्त के बेटे हैं। 15 जनवरी 1991 के दिन सुनीता ने माधुरी से कहा कि हटुंडी में एक शादी अटेंड करने के लिए अपने परिवार के साथ जाएगी, साथ में नफीस वगैरह भी आएंगे। सुनीता ने माधुरी को इस शादी में साथ आने के लिए मना लिया और कहा कि वो अपनी माँ से इसकी परमिशन ले ले। अब तय हुआ कि सुनीता माधुरी को सुबह करीब 8 बजे घर से पिकअप कर लेगी। इस तरह इस सो कॉल्ड शादी वाले दिन अनवर और सलीम सुनीता को लेकर माधुरी के घर पहुंच जाते हैं। जिस वक्त ये लोग माधुरी के घर पहुंचे उस वक्त माधुरी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग अब तीसरी और लड़की को पिकअप करने के लिए चले जाते हैं। इस वक्त गाड़ी को शमसू उर्फ मैराडोना चला रहा था, यानी जो दूसरा आरोपी था वो चला रहा था। जब ये सभी वापस लौटकर माधुरी के घर आए तो इनके साथ मारुति वैन गाड़ी में एक तीसरी लड़की क्षमा भी मौजूद थी। इसके बाद ये सभी माधुरी, सुनीता और क्षमा को लेकर हटुंडी नाम की जगह पर मौजूद सलीम के पोल्ट्री फार्म पर ले जाते हैं। इस पर माधुरी ने सुनीता से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और परिवार वाले लोग कहाँ हैं। इस पर सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच नफीस, इशरत और फारूक भी इस पोल्ट्री फार्म पर आ जाते हैं। ये सब लोग इस फार्म के लॉन में बैठे ही थे कि इशरत माधुरी को इनसे अलग ले जाता है और फार्म दिखाने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ इशरत माधुरी को अपने प्यार की भावुक कहानियां सुनाने लगता है। इसके बाद शाम के 3-4 बजे के बीच सभी लोगों ने फार्म पर खाना खाया और अपने अपने घर लौट गए। माधुरी ने कोर्ट में बयान दिया कि इस वक्त उसे नहीं लगा था कि ये लोग एक दिन उसके साथ ऐसा करने जा रहे हैं। 2-4 दिन के बाद सुनीता ने उसे एक बार फिर उस फार्म पर साथ जाने के लिए कहा। इस बार भी इशरत माधुरी को दोबारा घुमाने के लिए ले गया। इसके बाद दोनों उस कमरे में ले गए जहां बाकी लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन माधुरी ने देखा कि वहां इस बार कोई था ही नहीं और यहीं से इशरत माधुरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिस तरह नफीस ने सुनीता के साथ दुष्कर्म किया, उसी तरह माधुरी के साथ भी इशरत के द्वारा जबरन रेप किया गया और उसी तरह धमकी दी गई जैसे सुनीता को दी गई थी। डर के मारे माधुरी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बता पाती। इसके बाद सभी उसी गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। माधुरी द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार इसके बाद भी इशरत ने माधुरी को अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की गई, मगर वह इस घटना के बाद इशरत के साथ कभी भी कहीं नहीं गई। लेकिन इशरत यहीं नहीं रुका, वह अब माधुरी के घर के आसपास घूमने लगता है और धमकी देता है कि वह सबको उसके साथ हुई घटना के बारे में बता देगा। इसके बाद माधुरी को एक बार फिर इशरत के साथ जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस बार इशरत माधुरी को फारूक के
फई सागर रोड पर मौजूद बंगले पर ले जाता है। यहाँ पर भी नफीस पहले से ही मौजूद था। इस बार नफीस के द्वारा माधुरी के साथ जबरन रेप किया जाता है। नफीस ने माधुरी को भी धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसकी बहन के साथ भी ऐसा करेंगे। माधुरी के साथ सिर्फ नफीस ने ही नहीं किया बल्कि फारूक ने भी किया और साथ ही बबली नाम के आदमी ने भी किया जो अमेरिका से वापस आया था। नफीस ने माधुरी को कहा कि बबली उसका बॉस है और उसे बबली को खुश करना पड़ेगा। कोर्ट में दिए गए माधुरी के बयान के अनुसार इस दिन हुए उसके गैंग रेप के अलावा उसके साथ एक बार जमीर नाम के आदमी ने भी रेप किया। अजमेर में ब्लैकमेलिंग का गैंग चला रहे इन लोगों ने माधुरी को धमकी दी कि वे जब भी किसी आदमी के माध्यम से उसे बुलाएं तो उसे आना पड़ेगा। इस तरह इस गैंग के 2 अन्य सदस्य सोहेल गनी और पुट्टन अजमेर की एक मार्केट में माधुरी से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि उसे इसरत ने बुलाया है। इस तरह माधुरी को अजमेर चिश्ती के नजदीक मौजूद एक पुराने घर में जाना पड़ता है। जब माधुरी ने पुट्टन और सोहेल गनी से इसरत के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, तो दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया और माधुरी के साथ किया। जिस वक्त सोहेल गनी माधुरी के साथ कर रहा था उस दौरान पुट्टन ने माधुरी की तस्वीरें खींच ली। जब माधुरी ने उन तस्वीरों को लेने की कोशिश की तो उन्होंने माधुरी को भगा दिया और इसके बाद कभी भी वे तस्वीरें वापस नहीं की। इन तस्वीरों के बारे में माधुरी ने सुनीता को बताया, जिसके बाद सुनीता ने पुलिस विभाग के राजेंद्र सिंह राजावत से बातें की थी, जिसके बारे में हमने ऊपर जिक्र किया है कि किस तरह पुलिस विभाग के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोहेल ने माधुरी से कहा कि उसे अगर फोटो चाहिए तो सुनीता को भी साथ लाना होगा, क्योंकि उनके पास सुनीता की भी तस्वीरें हैं। लेकिन सुनीता और माधुरी के लाख मांगने पर भी इस गैंग के लोगों ने इन दोनों को तस्वीरें नहीं लौटाई। इस तरह अगस्त 1991 का महीना आ जाता है। कॉलेज के एग्जाम पूरे होने के बाद माधुरी अजमेर छोड़कर जयपुर आ जाती है। इस तरह माधुरी का इस गैंग से पीछा छूटता है। लेकिन इससे पहले माधुरी के साथ अलग अलग समय पर इसरत, फारूक, अनवर, पुट्टन, सोहेल गनी, बबली और मैराडोना के द्वारा रेप किया जाता है। ये वे 2 विटनेस हैं या कहें कि पीड़ित हैं जिनके बयानों का हमने विस्तार से जिक्र किया, ताकि आप ये जान सके कि किस तरह इस गैंग के द्वारा पहले स्कूली लड़कियों से दोस्ती की जाती थी, फिर फार्म हाउस पर ले जाकर उनके साथ रेप किया जाता था, उनकी फोटोग्राफ्स ली जाती थी और बाद में इन फोटोग्राफ्स के दम पर पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया जाता था और बार बार उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था और इन लड़कियों को दूसरी लड़कियों से दोस्ती कराने के लिए भी ब्लैकमेल किया जाता था या दबाव बनाया जाता था। सुनीता और माधुरी की तरह ही एक तीसरी लड़की थी अनामिका। अनामिका ने भी कोर्ट में बयान दिया कि सुनीता ने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए उसे फार्म पर इनवाइट किया था, जहां उसके साथ मालविका नाम की एक लड़की भी बुलाई गई थी। यहीं फारूक ने मालविका के शरीर पर जबरन पकड़ना शुरू कर दिया और रेप की कोशिशें की, लेकिन वह रोने लगी और जैसे तैसे वहां से बच निकल आई। कोर्ट में इस तरह के बयान सिर्फ सुनीता, माधुरी और मालविका ने ही दर्ज नहीं कराए, बल्कि उस वक्त मात्र 11वीं में पढ़ने वाली ममता ने भी दर्ज कराए। ममता ने कोर्ट में बताया कि उसे भी साल 1990 और 91 में सुनीता द्वारा एक फैमिली पार्टी के लिए बुलाया गया। इस पार्टी में अंजलि और पारुल भी बुलाई गई थी। जिस घर पर ये सो कॉल्ड फैमिली पार्टी की जा रही थी वह फारूक का घर था। इसके बाद भी ममता को अलग अलग बहानों से बुलाया जाता था। ऐसे ही एक दिन ममता को हटुंडी में मौजूद सलीम के पोल्ट्री फार्म पर ले जाया गया, जहां सुनीता, अंजलि, पारुल भी साथ में थी। इसी दिन अनवर द्वारा ममता को गलत तरीके से टच किया जाता है। इस पर ममता सतर्क हो गई और अंजलि और पारुल से घर पर चलने के लिए जिद करने लगती है। इस तरह ममता अनवर और उसकी गैंग की गिरफ्त में आने से बच गई। ये सब साल 1989 से ही चल रहा था, जो 3 साल बाद 1992 में जाकर खुला। दरअसल लड़कियों और आरोपियों के इन अश्लील फोटोग्राफ्स को शहर की ही फोटो लैब में निकाला जा रहा था, जहां लैब के कर्मचारियों की भी इन तस्वीरों को देखकर नीयत बिगड़ गई और वहीं से ये तस्वीरें शहर में फैलने लगी। ये तस्वीरें जिसके भी हाथ लगती वो भी इन तस्वीरों के दम पर इन लड़कियों का शोषण करने लगता। इसी बीच एक एक करके शहर की करीब 6 लड़कियों ने सुसाइड कर ली। चूंकि ये केस सालों चला और अधिकतर पीड़ित लड़कियों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए या बदनामी के डर से ज़्यादातर ने अपने बयान वापस ले लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे स्कूली बच्चियां जो अभी 11वीं और 12वीं में पढ़ रही थी वे किस मेंटल फेज से गुजर रही होंगी। इस घटना ने जीवित बची पीड़ित लड़कियों के जीवन को किस तरह से तबाह किया, इसका एक उदाहरण हमें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट में मिलता है, जिसमें एक पीड़ित महिला अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। अपने पहले पति के बारे में बात करते हुए ये पीड़िता कहती है कि जब मैंने अपने पति की तस्वीर पहली बार देखी तो अपनी माँ को कहा कि वो हीरो है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी के अनिल कपूर थे और बदले में उन्होंने मुझे बराबर प्यार दिया। शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे बीते, हम दोनों को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन अब उसे समाज में मेरे अतीत के बारे में चल रही बातों के बारे में पता चलता है तो
हमारे वैवाहिक जीवन में खटास आने लगती है। झगड़े होने लगे और 2 साल बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यही कारण है कि कोर्ट ऑर्डर में भी लिखा है कि बहुत सी पीड़िताओं ने कोर्ट प्रक्रिया के दौरान अपने बयान वापस लिए। चूंकि केस इतना लंबा चला कि 1992 के मामले में 2024 में जाकर फाइनल जजमेंट आया, अभी भी इस केस से जुड़ा एक आदमी अभी भी फरार है। अगर वह पुलिस को मिल जाता है तो पूरी कोर्ट प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाएगी और पीड़िताओं को बयानों के लिए बुलाया जाएगा। पीड़िताओं की वर्तमान स्थिति को लेकर दैनिक भास्कर अखबार ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की। इसमें लिखा है कि जब पीड़िताओं को तलाशने के लिए दैनिक भास्कर ने गली मोहल्ले खंगाले तो हर जगह पता चला कि वो तो घर छोड़ गए। भास्कर अखबार 10 दिन में मात्र 3 पीड़िताओं को खोज सका, वो भी दूर गांव कस्बों में। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट इन पीड़िताओं के बारे में कहती है, कोई चूड़ी बेचकर तो कोई मजदूरी करके पेट पाल रही हैं, किराए के कमरे या कुटिया में रह रही हैं। जैसे तैसे शादी हुई, पता चला तो पति ने छोड़ दिया। अब कोई दादी बन चुकी है, कोई नानी। कोर्ट में पेशी पर पहुंचती हैं तो पूरा शरीर ढककर ताकि कोई पहचान ना ले। उस घिनौने कांड का साया उनके बच्चों पर ना पड़े। पिंकी नाम की एक पीड़िता दैनिक भास्कर को बताती है कि तब मैं 15 साल की थी और 11वीं में पढ़ती थी। जब कोर्ट जाना हो तो बेटी को झूठ बोलकर निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी पीड़िता संजना ने बताया कि दरिंदे सहेली के साथ मुझे भी स्कूल से वैन में जबरन ले गए। कई दिन अलग अलग जगहों पर रेप किया। 12-13 साल की 2 बहनें थीं। दरिंदे कहते थे कि उन्हें भी ला। आखिर घर छोड़ना पड़ा। माँ ने शादी कराई, लेकिन पति को पता चला तो कहने लगा कि मेरी औलाद नहीं है, अब बेटे के साथ अकेले जी रही हूँ। यही कहानी प्रमला की भी है। उसे भी उसके पति ने छोड़ दिया। प्रमला कहती हैं कि आज भी जब लोग कहते हैं कि वो रही तो ये सुनकर सहर उठती हूँ। कोर्ट में और अखबारों में कुछ ही लड़कियों के बयान आ पाए। 6 लड़कियों ने तो सुसाइड भी की। बाकी बची महिलाओं की जिंदगी भी नरक जैसी ही रही। किस कारण? किसी और के अपराध की सजा वे जिंदगी भर भुगतती रहीं और शायद आगे भी भुगतती रहें। साल 1992 में शुरू हुए इस केस में साल 1998 में पहला फैसला आया। जिला जज KL व्यास ने शुरुआती 12 आरोपियों में से 8 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पहले फैसले में जिला स्तर की कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन पीड़िताओं को कोर्ट में बतौर साक्ष्य पेश किया गया है वो अपने सामाजिक और पारिवारिक कारणों से मुकर गई हैं, इसलिए बयान नहीं देना चाहती हैं। इस केस की गंभीरता को देखते हुए जिनके भी बयान दर्ज हुए हैं उन्हीं को सभी पीड़िताओं के बयान माना गया है। साथ ही कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट कमेंट ये भी कहा कि ये समझ में नहीं आता कि तत्कालीन DIG ओमेंद्र भारद्वाज ने जांच से पहले ही मीडिया में ये बयान कैसे दे दिया कि इन लड़कियों का चरित्र उचित नहीं है। राज्य सरकार इसकी जांच करवाए। इस तरह जिला लेवल की अजमेर कोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली उन्होंने उसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा घटाकर 10 साल कर दी, जिसे आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। इस केस में साल 2003 में नफीस चिश्ती को दिल्ली के धौला कुआं नाम की जगह पर पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नफीस चिश्ती बुर्का पहना हुआ था। इस तरह नफीस के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू हुआ। साल 2010 में ही नसीम उर्फ टार्जन और इकबाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल बाद 2012 में सलीम चिश्ती को भी पकड़ लिया गया। यानी सलीम चिश्ती अपने अरेस्ट से करीब 20 साल पहले तक फरार रहा। वहीं सोहेल गनी ने 25 साल बाद यानी साल 2018 में पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस मामले में शामिल एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर है। इस तरह इन सभी 5 आरोपियों पर, जो कि इस मामले के पब्लिक में आने के बाद से फरार चल रहे थे, इनके खिलाफ नए सिरे से केस स्टार्ट हुआ था। दोबारा से गवाहों के बयान लिए गए और अंततः 20 अगस्त 2024 के दिन अजमेर की पॉस्को कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। जज रंजन सिंह ने आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला अजमेर रेप केस पीड़िताओं के लिए न्याय जरूर लेकर आया, लेकिन बहुत लेट। उल्टा इस पूरी कोर्ट प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपमान झेलना पड़ा। पीड़िताओं को यह न्याय बहुत महंगा पड़ा। इस न्याय की प्रतीक्षा में पीड़िताएं इतनी तंग हो चुकी थी कि उन्हें यह मिलने वाला न्याय अपने लिए एक दंड की तरह लगता। बहरहाल अजमेर रेप केस की कहानी फिलहाल यहीं समाप्त होती है। इससे पहले मैंने आसाराम और राम रहीम से जुड़े मामलों को बहुत डिटेल में जाकर कवर किया है। आप चाहें तो फुर्सत में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर करके जाएं, हमारा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अधिक खुशी मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।